नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग। शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। प्रदेश में कुल 2 करोड़ 3 लाख हैं वोटर। आज होगा 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। नौ करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में आए 20,000 करोड़। महाराष्ट्र को पीएम की करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन और शिलान्यास। बारामूला के संगरी में एनआईए की छापेमारी। आतंकी गतिविधियों को लेकर हो रही कार्रवाई। एनआईए की रेड से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में आज सभी 90 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रदेश की इन 90 सीटों पर कुल 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 करोड़ 3 लाख मतदाता मतदान में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज शनिवार को राज्य में एक ही चरण में सभी 22 जिलों की 90 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इसके साथ प्रदेश में उतरे 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें हिसार जिले में है, वहीं सबसे कम 2 सीटें पंचकुला और चरखी दादरी जिले की हैं। हरियाणा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा ने सिरसा से छोड़कर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिरसा में भाजपा ने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को समर्थन दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भिवानी को छोड़कर सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। भिवानी में कांग्रेस ने माकपा को समर्थन दिया है, जिसने ओम प्रकाश को उतारा है। इसके अलावा अन्य दलों की बात करें तो इन्होंने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। पिछली बार किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के आशीराम के साथ गठजोड़ है, और वहीं ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल का मायावती की बसपा के साथ गठबंधन है। कांग्रेस के साथ बात न बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी सभी 90 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं इस बीच हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भी वोट डाला और तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया। दिल की धड़कन बढ़ी है। कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है। हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है। सर कांग्रेस कह रही है उनकी सरकार बन रही है, आपकी ज़बानों 30 के नीचे सिमट जाएगी बीजेपी। बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ। मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार। मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की आ रही है। ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल कांग्रेस ने, किसानों ने जो हमने फैसले लिए हैं अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना में है, आप वहां पर किसानों के लिए जो हरियाणा ने उनको एमएसपी देने का काम किया है वो आप वहां भी दें, और पंजाब के अंदर भी कहा है कि आप पंजाब में भी दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने लगभग 9 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जारी कुल धनराशि लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए हो जाएगी। प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी कर रहे हैं। इसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने पश्चिम दौरे के दौरान कई मंदिरों के दर्शन किए। उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधियों पर भी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला के संगरी कॉलोनी में स्थित एक घर पर छापेमारी की। एनआईए की ये कार्रवाई जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन समूह की गतिविधियों से जुड़े मामले में की जा रही है। बता दें कि एनआईए ने सबसे पहले भी कई आतंकी मामलों में कार्रवाई की है, और एनआईए की यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। संगरी कॉलोनी में घर पर की गई इस कार्रवाई में आतंकवाद से जुड़े सबूत ढूंढे जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यह एनआईए का बड़ा कदम है। पहले भी एनआईए आतंकी हमलों में कार्रवाई कर चुकी है।
बिहार में जेडीयू ने एक मांग की है और सब चौंक गए हैं। जी हां, पटना में जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। पटना में प्रदेश जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें जेडीयू के नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। ये पोस्टर जेडीयू के महासचिव छोटू सिंह ने लगाया है। महासचिव छोटू सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। सिख समुदाय के लोग नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। अमेरिका हो, यूके हो या कनाडा, सबने नीतीश कुमार के काम को सराहा है। बिहार के विकास में नीतीश कुमार ने जो भूमिका निभाई, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी जेडीयू की मांग का समर्थन किया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। इस मांग पर बीजेपी में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। यूनियन डॉक्टर्स ने अपनी पूरी तरह से काम रोको हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने अपनी विरोध प्रदर्शन को जारी रखा। दरअसल शुक्रवार को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में डॉक्टर्स की एक रैली निकाल रहे थे और इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर्स की रैली पर लाठीचार्ज किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से डॉक्टरों में नाराजगी है। बारिश के बावजूद डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और डॉक्टर्स एल्पा लांडे इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने इसके लिए पहले पूरी तरह से काम रोकने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में रात करीब 8:30 बजे उन्होंने पूरी तरह से काम रोकने की हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। लेकिन अब डॉक्टरों ने बंगाल सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और मांग की है कि या तो सरकार उनकी मांगे मान ले या फिर आमरण अनशन पर वह शुरू हो जाएंगे। डॉक्टरों ने प्रदर्शन स्थल पर एक ही बड़ी घड़ी भी लगाई है ताकि समय की पाबंदी पर ध्यान रखा जा सके। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप किसी कारण के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चीजें आसान होंगी। हालांकि हमने उम्मीद की थी कि हमारे साथ राज्य सरकार की पुलिस से अच्छा व्यवहार होगा। पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज और अपशब्द कहना दोनों ही गलत है। हम उनसे माफी की मांग करते हैं। राजधानी जयपुर में एक बार फिर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ईमेल के जरिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया। जयपुर कमिश्नर पुलिस अलर्ट मोड पर सर्च में जुटी हुई है। बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट समेत देश भर के 100 से ज्यादा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार जयपुर के 2 नामी होटलों को भी ईमेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दोनों होटल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। अज्ञात व्यक्ति के जरिए धमकी भरे मेल भेजा गया जिसमें होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। होटल प्रशासन ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी और ईमेल मिलने के बाद से ही सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। सुरक्षाकर्मियों ने हर जगह तलाशी भी ली लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और सर्च में कुछ भी नहीं मिलने पर टीमों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस संबंध में थाने में रिपोर्ट नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक कोचिंग सेंटर की 8वीं मंजिल से कूदकर एक छात्र ने जान दे दी। छात्र के कूदने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने अफरा तफरी में घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। यह मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर का है जहां 17 वर्षीय आदित्य सुबह कोचिंग करने के लिए पहुंचा था। वह छत पर गया और अपना मोबाइल फोन और बैग वहीं रख दिया। इसके बाद छत से नीचे छलांग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और वह कई दिनों से गुमसुम था। पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सम्मन जारी किया है। अदालत ने उन्हें दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा है। सत्य की सावरकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संग्राम कोल्हटकर के अनुसार शिकायत के आरोप में लगाए गए हैं कि कांग्रेस नेता ने पिछले साल ब्रिटेन की यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के बयानों के बाद अप्रैल 2023 में विनायक सावरकर के एक भाई के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में पुणे के मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और कथित तौर पर ये टिप्पणियां 5 मार्च 2023 को लंदन में एक सभा के दौरान की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हिंदू समाज को विभिन्न जातियों में बांटना चाहती है और ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। रणजीत सावरकर ने यह भी कहा कि वीर सावरकर द्वारा गोमांस खाने के दावे झूठे हैं और वह गुंडू राव के बयान के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणगढ़ और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में से अब तक 31 के शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके से बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दंतेवाड़ा में बारसूर के ग्राम थुलथुली और नारायणपुर में ओरछा के ग्राम नैंदुर के जंगलों में हुई है और जानकारी के मुताबिक
जवान नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना वाली जगह पर जब पहुंचे तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में 31 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में सभी जवानों के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है और वहीं मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों को मिली यह एक बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदब साहस को वे नमन करते हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।